IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। देश दिन भर आप देख रहे हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश के कोने कोने की खबर, और ये खबर आप तक पहुंचाती है नेटवर्क 18 की 2000 संवाददाताओं की टीम। 2000 रिपोर्टर्स हर दिन आपके इलाके की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, सबसे सटीक और सबसे पहले। और आपको बता दें कि देश दिन भर में इस वक्त हमारे साथ अलग अलग राज्यों की खबरों के साथ हमारे कई सहयोगी मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले इस वक्त हम रुख करेंगे अमित पांडे का। शुक्रिया हिमानी। बीजेपी सांसद साक्षी जी महाराज ने जो बयान दिया था नाथूराम गोडसे पर, उस पर उन्होंने आज माफी मांग ली है, लेकिन इससे पहले संसद में उनके बयान के विरोध में जमकर हंगामा किया गया। सदन शुरू होने से पहले कांग्रेस ने संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद लोकसभा शुरू होते ही कांग्रेस सांसद बवाल काटने लगे और साक्षी महाराज से माफी की मांग की। साक्षी महाराज के विरोध में जेडीयू भी कांग्रेस के साथ थी। जेडीयू सांसद ने भी प्रश्नकाल स्थगन का नोटिस दिया। बवाल बढ़ता देख बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सदन में अपना बयान वापस लिया और माफी मांगी। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। मेरे मुंह से जो भी शब्द निकले उन्हें वापस लेता हूं। कुछ लोगों को कष्ट हुआ है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। इसके बाद सदन में माहौल ठीक हुआ और प्रश्नकाल की कार्रवाई को कांग्रेस ने चलने दिया। कुल मिलाकर सरकार के सिर से बला टली। यूपी के गवर्नर राम नाईक ने राम मंदिर पर जो बयान दिया है वो सरकार के गले की हड्डी बन गया है। सरकार ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है और ये कहा कि ये मामला भी कोर्ट में है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए सरकार इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में है, उच्चतम न्यायालय में है, सुप्रीम कोर्ट में है। उसमें हाई कोर्ट ने अपना फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट में जो क्योंकि है उस पर इस तरह की कोई हम टिप्पणी करें ये ठीक नहीं है। हालांकि बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि राम का नाम लेना गलत नहीं है। शिवसेना नेता संजय राउत ने राम नाईक के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि मंदिर वहीं बनना चाहिए। वहीं विपक्ष ने राम नाईक के बर्खास्तगी की मांग की। हम आपको बता दें कि गुरुवार को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने एक बार फिर मुद्दे को छेड़ते हुए कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। भारत के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद की मदद नहीं कर रहा है पाकिस्तान, ये दावा किया है पाकिस्तान के संसदीय दल के प्रमुख ने। पाकिस्तान का संसदीय दल भारत के दौरे पर है। इसी के तहत आज जब लिघारी से हाफिज की लाहौर रैली पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता के लिए सुरक्षा मुहैया कराई थी। जमात उद दावा पर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा और कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का हवाला दे दिया। लिघारी के मुताबिक भारत पाक के बीच रिश्तों में काफी गिरावट आई है। उन्होंने पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए कहा कि मोदी सरकार के शपथ ग्रहण में खुद पीएम नवाज शरीफ आए। बावजूद इसके इस्लामाबाद को भारत की ओर से कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिल रहे हैं। उनके मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत की बहाली इस क्षेत्र के हित में है। पाकिस्तान से 12 सांसदों का दल भारत पाक संसद वार्ता में शामिल होने दिल्ली आया है। शारदा घोटाले में घिरी ममता सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है। सीबीआई ने उनकी सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री मदन मित्रा को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने उनके ऊपर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी की धाराएं लगाई हैं। शारदा चिटफंड घोटाले में तृणमूल कांग्रेस को ये चौथा बड़ा झटका है। इससे पहले उसके 2 सांसद सहित 3 बड़े नेता इस घोटाले में गिरफ्तार हो चुके हैं। राज्यसभा सांसद कुणाल घोष और सृंजय बोस इस घोटाले के सिलसिले में सलाखों के पीछे हैं। टीएमसी ने परिवहन मंत्री मदन मित्रा की गिरफ्तारी को बदले की राजनीति बताया। ममता बनर्जी ने सीबीआई पर गुस्सा उतारा। अब आगे की खबरों के लिए चलते हैं अपने सहयोगी चंद्रमोहन के पास। सीबीआई ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दिया है। सीबीआई ने आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी के आरोपों में कोड़ा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। सीबीआई ने कोड़ा के अतिरिक्त झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और 6 अन्य को आरोपी बनाया है। अदालत ने मामले में सीबीआई के आरोप पत्र पर विचार करने के लिए 22 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। बिहार सरकार में मंत्री बीमा भारती के पति अवधेश मंडल पर पूर्णिया में अधिकारियों से 5-5 हजार रुपए प्रति माह रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। अवधेश मंडल के खिलाफ सीओ ने शिकायत दर्ज कराई है। मंत्री के पति के मुताबिक ये उन्हें बदनाम करने की कोशिश है। बिहार की पिछड़ा अति पिछड़ा मंत्री बीमा भारती के पति अवधेश मंडल पर पूर्णिया जिले के भवानीपुर ब्लॉक के सीईओ अनिल कुमार ने 5-5 हजार रुपए प्रति महीने रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर उन्होंने भवानीपुर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। अवधेश मंडल अभी हाल ही में अपनी पत्नी के पीए के हत्याकांड मामले में जेल से बाहर आए हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 2 लड़कियों के ऊपर तेजाब से हमला करने का मामला सामने आया है।
चश्मदीदों के मुताबिक 2 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया और घटना के बाद निकल भागे। 21 और 22 साल की इन लड़कियों के ऊपर तब तेजाब से हमला किया गया जब वो अपने काम पर जा रही थी। पुलिस के मुताबिक दोनों बार डांसर हैं। हेलमेट पहने हुए 2 लोगों ने उनकी कार में तेजाब फेंक दिया, जिससे ड्राइवर भी घायल हुआ है। वारदात को अंजाम देकर दोनों शख्स फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। राजस्थान की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी बलवान यादव के पास। राजधानी के सोडाला इलाके में एक महिला की पीलिया से हुई मौत। खास बात यह है कि इस इलाके में 100 से अधिक पीलिया के रोगी अब मिल चुके हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नलों में आ रहे दूषित पानी की वजह से क्षेत्र में पीलिया फैल रहा है। पीलिया की शिकार गर्भवती महिला जमुना को 4 दिसंबर को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया। 7 दिसंबर को महिला को छुट्टी दे दी गई थी और 10 दिसंबर को हालात बिगड़ने पर उसे जयपुर के गणगौरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 12 दिसंबर की शाम खून चढ़ाने के इंतजार में महिला ने दम तोड़ दिया। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने सफाई दी है कि पीड़िता पीलिया यानी हेपेटाइटिस ई की मरीज थी। इस महिला की लीवर की हालत बिगड़ गई थी। खून का भी इंतजाम किया गया, लेकिन चढ़ाने से पहले ही मौत हो गई। राजस्थान की वसुंधरा सरकार की पहली वर्षगांठ 13 दिसंबर को हर मतदान केंद्र से भाजपा कार्यकर्ताओं को लाने के साथ ही 2 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का किया दावा। इधर कांग्रेस ने इस दिन को काला दिवस मनाने की घोषणा। समारोह के लिए केंद्र के कई मंत्रियों और नेताओं को आमंत्रित किया गया है। बीजेपी का दावा है कि साल भर में वसुंधरा सरकार ने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त कर प्रदेश में कामकाज का माहौल बना दिया है और जल्दी इसके नतीजे दिखने लगेंगे। पार्टी की नजर 1 महीने बाद होने वाले पंचायत चुनाव पर है। इस रैली के जरिए कार्यकर्ताओं में चुनाव का जोश फूंकना भी एक मकसद है। राजस्थान के अंदर हमने पहली बार 20,000 किलोमीटर की सड़कों का नेटवर्क खड़ा करने का काम और उसके बाद लगभग 1,000 किलोमीटर का ईस्ट वेस्ट का एक कॉरिडोर खड़ा करने का काम, एक बहुत बड़ा काम हाथ में लिया। कांग्रेस ने राज्य में कानून व्यवस्था ठप्प होने और पिछली सरकार की योजनाओं को खत्म करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस 13 दिसंबर को ही सरकार के खिलाफ हर जिले में विरोध प्रदर्शन करेगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 5 दिन की एक बच्ची लावारिस हालत में मिली है। उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उसकी हालत बेहतर है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस बच्ची को इस हालत में किसने छोड़ा है। जबलपुर के दुर्गावती अस्पताल में भर्ती 5 दिन की एक मासूम अगर बोल पाती तो शायद यही कहती कि अगले जन्म मुझे पिटिया न कीजो। जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन के पास 5 दिन की नवजात लावारिस हालत में रोते हुए पाई गई। ये बच्ची किसकी है और यहाँ कैसे आ गई, इसकी जांच पड़ताल मदन महल पुलिस कर रही है। जबलपुर में बीते 4 महीने में 100 से ज्यादा लावारिस हालत में नवजात बच्चे मिले हैं, जिसमें बच्चियों की संख्या ज्यादा है। इनमें से कुछ मासूमों का रानी दुर्गावती और मेडिकल कॉलेज में इलाज किया जा रहा है, तो कुछ को मातृ छाया में रखा गया है। इधर जैसे ही जबलपुर के लोगों को एक खबर मिली कि रानी दुर्गावती में एक मासूम बच्ची मिली है, वैसे ही उसे देखने और ले जाने के लिए लोगों का तांता अस्पताल में लगा हुआ है। बच्ची को चूंकि ठंड के कारण हाइपोथर्मिया था और थोड़ा ऐसा लग रहा है कि संक्रमण है, लेकिन कल रात से उसे पूरा इलाज दिया जा रहा है। आज बच्ची काफी ठीक है। भले ही देश भर में स्वच्छता अभियान के नारे बुलंद किए जा रहे हैं, लेकिन स्वच्छता अभियान की पोल खोल रहे हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीएड छात्रावास के शिक्षक। शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रीवा के बीएड छात्रावास में शिक्षक खुले में शौच कर गंदगी फैलाने का काम करते हैं। भले ही ये शिक्षक स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हो, लेकिन इनकी समस्या ने इन्हें खुले में शौच करने के लिए मजबूर कर दिया है। इस छात्रावास की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। यहाँ पानी की भी बहुत समस्या है। बिजली कई दिनों तक नहीं रहती। इनके आने जाने का रास्ता नहीं है। झाड़ियों से होकर इन्हें जाना पड़ता है, जिस वजह से रात में आने जाने में इन्हें जहरीले जानवरों का डर बना रहता है। देश दिन भर में खबरों का सिलसिला जारी है। अब चलते हैं हैदराबाद साक्षी खन्ना के पास। खबर अब दक्षिण भारत से। एक ब्रिटिश चैनल ने इस बात का दावा किया है कि दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS के ट्विटर पर सबसे कट्टर समर्थक एक भारतीय है। इस खबर के सामने आने के बाद बेंगलुरु पुलिस
और खुफिया विभाग ने इस शख्स की तलाश शुरू कर दी है। चैनल के मुताबिक ISIS का ये कट्टर समर्थक बेंगलुरु का एग्जीक्यूटिव है। Channel4.com के मुताबिक ट्विटर अकाउंट किसी मेहदी नाम के शख्स का है, जो शमी विटनेस के नाम से ISIS के समर्थन में ट्वीट करता है। इस खबर के सामने आने से पहले शमी विटनेस के ट्विटर पर करीब 18,000 फॉलोअर थे। बताया जा रहा है कि अकाउंट बंद होने से पहले इससे 1,30,000 ट्वीट किए गए। इस जानकारी के सामने आने के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने लंदन में भारतीय उच्च आयोग से इस बारे में और जानकारी जुटाने के लिए कहा है। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत का आज 64वां जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन के दिन पर ही उनकी नई फिल्म लिंगा भी रिलीज हुई है। रजनीकांत के फैंस ने उनके जन्मदिन पर और नई फिल्म रिलीज होने पर जमकर जश्न मनाया। चेन्नई में रजनीकांत के चाहने वालों ने उनके पोस्टर की पूजा की और उसे दूध से नहलाया। सिनेमा घरों के बाहर सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी रहीं। मुंबई में भी रजनीकांत की फिल्म को लेकर गजब उत्साह देखा गया। कई सिनेमा घरों के बाहर लोग ढोल और शहनाई बजाकर जन्मदिन और फिल्म रिलीज का जश्न मना रहे थे। वहीं बेंगलोर में लोगों ने जमकर पटाखे छुड़ाए। रजनीकांत 4 साल बाद लिंगा के जरिए पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। 64 साल के हुए रजनीकांत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। देश दिन भर में वक्त हो चला है अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी दिनेश। मुंबई में एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान स्टेज पर जबरदस्त तमाशा हुआ। यहां आइटम गर्ल राखी सावंत की एक महिला दोस्त ने फिल्म के प्रोड्यूसर को सरेआम थप्पड़ मार दिया। राखी की दोस्त ने फिल्म निर्माता पर कास्टिंग काउच का आरोप लगाया है। यही नहीं, राखी की दोस्त ने यह आरोप लगाया है कि फिल्म निर्माता ने राखी के कुछ सीन और गाने काट दिए। इतना कुछ होने के बाद कोई और लड़की होती तो शायद मुंह छुपा के बैठ जाती, कपड़ा लगा के बैठती, बट मैं नहीं बैठूंगी। वो मुंह छुपा के बैठे हैं क्योंकि उन्होंने गलत करा है, इसलिए वो मुंह छुपा के बैठे हैं। आयोजकों ने राखी सावंत और उनकी दोस्त को वहां से बाहर निकाल दिया। राखी की शिकायत के बाद सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी डायरेक्टर के खिलाफ 354, 506, 323 और 324 के तहत मामला दर्ज किया है। मुंबई के मराठा मंदिर में फिल्म DDLJ के 1000 हफ्ते पूरे होने के खास मौके पर शाहरुख खान के फैंस में काफी उत्साह देखने को मिला। आज मुंबई के मराठा मंदिर में इस फिल्म का एक खास शो आयोजित किया गया था और ये शो हाउसफुल रहा। 19 साल पहले रिलीज हुई ये फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे लंबी चलने वाली फिल्म बन गई है। मराठा मंदिर में फिल्म का 1000वां शो देखने के लिए भारी भीड़ जुटी। इस मौके पर फैंस टिकट की लाइन में लगे नजर आए। एक फैन शाहरुख के DDLJ लुक में नजर आया तो कुछ फैंस ने फिल्म के मशहूर गाने भी गाए। मराठा मंदिर में DDLJ का शो हाउसफुल रहा। फिल्म देख रहे लोगों में शाहरुख खान के लिए दीवानगी देखने को मिली। ये कहानी हर उस लड़के की थी जो पापा से तो डरते थे लेकिन प्यार भी करते थे। ये कहानी हर उस दीवाने की थी जिसके लिए प्यार और परिवार दोनों मायने रखता था।